हाँ साथियों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मध्यकालीन शुरुआत कैसे होती है। जब गुप्त पीरियड समाप्त हो जाता है, उसके बाद में फिर जो एक थोड़ा शक्तिशाली राजा यहाँ बनता है, उसका नाम था हर्ष। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर भी रखी थी हरियाणा में, और फिर उसके बाद वह कन्नौज भी पहुंच जाता है। कन्नौज पहुंचने का जो कारण था, वो उसकी बहन वहाँ ब्याही थी, राजश्री, और वहाँ गृहवर्मन जो उसका बहनोई था, शशांक द्वारा उसकी मृत्यु कर दी जाती है। और फिर वहाँ के शासन को यही संभालता है। इस तरह से कन्नौज उसने अपनी राजधानी बनाई। 647 में कन्नौज राजधानी रहते हुए हर्ष की मृत्यु हो जाती है। ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ। तो हर्ष के समय में ही हवेन-त्सांग यहाँ आया था। प्रयाग और अयोध्या दो धर्म आयोजन भी उसके समय में हुए थे। वो पूरी वीडियो है पहले। तो अब यहाँ पर हर्ष के बाद में फिर शासन, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो शासन ऐसे ही रहता है छिन्न भिन्न। और फिर यहाँ उत्तर भारत में 730 से एक नई शक्ति का उदय होता है, जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार। ये हरिश्चंद्र के वंशज थे। उज्जैन, ग्वालियर, यहाँ छोटे छोटे राज्य उनके थे। लेकिन फिर उन्होंने कन्नौज को राजधानी बनाकर एक बड़े शक्ति के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया, और नागभट्ट नाम के व्यक्ति ने गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। ये वैसे तो गुप्तों के सामंत हुआ करते थे, जो इनके पूर्वज थे। अब इसी समय 712 में हमारे देश में सिंध पर आक्रमण होता है अरबों का। तो चच का जो उत्तराधिकारी था दाहिर, उसके समय में चचनामा में इसका विवरण मिलता है। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा यहाँ पर एक सफल आक्रमण यहाँ पर होता है। सिंध पर शूद्र नाम का एक शूद्र जात राजा था, लेकिन एक उसका ब्राह्मण मंत्री था जिसका नाम था चच। उसने यहाँ शासन किया, और फिर चच का लड़का था दाहिर। ये प्रमाण हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार में जो राजा हुआ है, इसमें जो शक्तिशाली राजा हुआ है वो मिहिर भोज हुआ है। मिहिर भोज का जो टाइम पीरियड है वो 836 से 882-83 ईस्वी तक है। 851 में मिहिर भोज के समय में ही सुलेमान नाम का एक अरब यात्री यहाँ आता है, और इसी गुर्जर प्रतिहार में जब 882-83 के बाद, मिहिर भोज के बाद में फिर जो एक थोड़ा सा शक्तिशाली शासक अगर बनता है तो महिपाल है। 915-16 से उसका शासन शुरू होता है 25 तक। और उसी के समय में 915 ईस्वी में ही अल मसूदी
बगदाद से एक अरब यात्री यहाँ पर आता है। तो इस तरह से ये दो अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान, एक 851 में और दूसरा 915 में यहाँ आते हैं। उस समय यहाँ उत्तर भारत में मिहिर भोज यानी गुर्जर प्रतिहार कन्नौज पर शासन कर रहे थे। कन्नौज उस समय राजनीति का एक केंद्र था, क्योंकि इससे पूर्व क्या हुआ कि जब मगध जो राज्य था वो गुप्त पीरियड समाप्त होते होते उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। 1000 वर्षों के उपरांत मगध, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से लेकर के और गुप्त पीरियड तक लगभग 1000 वर्षों तक मगध पूरे भारत का एक केंद्रीयकरण राजनीति का केंद्र रहा है। लेकिन गुप्त पीरियड के बाद में 5वीं 6वीं शताब्दी में जब गुप्त पीरियड समाप्त हो जाता है, हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई है। और फिर कन्नौज के समय में ये कन्नौज इतनी व्यापारिक दृष्टि से इतनी संपन्न राजधानी थी उत्तर भारत की कि समस्त पूर्व भारत और समस्त दक्षिण भारत की जो निगाह है वो इस कन्नौज पर लग गई। और उसी का परिणाम था कि इन तीनों शक्तियों में त्रिपक्षीय संघर्ष भी होता है, जो लगभग 100 वर्षों तक चला था, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तर भारत में और पाल वंश पूर्व भारत में और दक्षिण से था आपका जो दक्षिण में शक्ति थी जिसके राजा ध्रुव हुआ करते थे, और वो थी आपकी राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट जो वंश थे, राष्ट्रकूट वंशों में ध्रुव की बहुत लड़ाई हुई है इस गुर्जर प्रतिहारों से और पालों से, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष होता है। इसमें शुरुआत गुर्जर प्रतिहारों ने ही की थी और अंतिम निर्णायक युद्ध भी उन्हीं के पक्ष में गया। गुर्जर प्रतिहारों की ही बाद में फिर विजय भी होती है। उसकी मैं पूरी त्रिपक्षीय संघर्ष की जो पूरी वीडियो है वो मैं बना चुका हूँ। स्टडी अजय गुरुजी चैनल पर आप जाएंगे तो मेरे जो भारतीय इतिहास के भाग हैं उनमें ये वीडियो आपको मिल जाएगी। त्रिपक्षीय संघर्ष, उसकी अलग मैंने वीडियो बनाई है। तो क्योंकि पूर्व भारत में बंगाल में क्या हुआ था कि जो शशांक था हर्ष के समय में, जब उसका शासन, शशांक की मृत्यु हो जाती है और वहाँ भी शासन छिन्न भिन्न हो जाता है, तो फिर वहाँ एक सामान्य व्यक्ति गोपाल नाम के व्यक्ति के द्वारा पाल वंश की स्थापना की जाती है। इस तरह से ये पाल वंश वहाँ शासन करता है। अब रह गया दक्षिण में जो राष्ट्रकूट वंश था, इसकी स्थापना दंती दुर्ग नाम के व्यक्ति ने की थी। इस तरह से इन तीनों शक्तियों ने 700 लगभग 750, जिसमें कि 730 से गुर्जर प्रतिहार वंश शुरू हो जाता है, इन्होंने यहाँ शासन किया और 750 से लगभग इन सभी का शासन 1000 ईस्वी के आसपास आके सिमट जाता है। क्योंकि 1001 में जब गजनवी यहाँ आता है तो वह बहुत से स्थानों को लूटता है और जो स्थान बच जाते हैं फिर उन्हें गौरी पूरा कर देता है। गौरी यहाँ शुरुआत में 1175 में वो हारता है। गुजरात का शासक था, उसने उसे हराया और फिर 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने हराया। पृथ्वीराज चौहान के जो अन्य उसकी चौहान वंश के जो राजा थे, विग्रहराज, महीपाल, पृथ्वीराज, ये उसकी पीढ़ी के राजा थे। आनंदपाल, तो ये सब चौहान वंश के, अजय राज चौहान वंश के राजा थे।
तो इसमें 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है तो फिर यहाँ गौरी काफ़ी लूट करता है। गौरी के बाद फिर उसका दास, जब गौरी की मृत्यु 1206 में हो जाती है तो फिर उसका दास कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ शासन करता है। वो भी 3-4 साल ही कर पाता है, 10 में उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इल्तुतमिश, उसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक का, फिर वो यहाँ शासन करता है। इस तरह से यहाँ गुलाम वंश की नींव पड़ जाती है। तो यहाँ हमें इतिहास में जो मुख्य स्रोत मिलते हैं वो 3 वंशों के ही मिलते हैं, गुर्जर प्रतिहार और आपके बंगाल में पाल वंश और दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में जो प्रभावशाली राजा था वो ध्रुव था, और गुर्जर प्रतिहार वंशों में जो शासन यहाँ चला वो 950 तक चला है। 950 के बाद में फिर यहाँ शक्ति क्षीण हो जाती है और गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्ति की ओर हो जाता है। इन्हीं के टाइम में गहरवाल वंश भी था जिसका राजा जयचंद था। जयचंद ने गौरी को निमंत्रण दिया था कि पृथ्वीराज चौहान को समाप्त कर देगा और मैं आराम से रहूँगा, लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। उसने पहले पृथ्वीराज चौहान को मारा, फिर उसने जयचंद को मारा चंदावर के युद्ध में। इसलिए इतिहास बदल गया और उसकी हार हुई। खजाना भी उसका लूट लिया गया। जो शमसी किले में खजाना उसने इकट्ठा कर रखा था उसे भी गौरी ले गया। यदि पृथ्वीराज चौहान की इस जयचंद से और आलाउदल से लड़ाई ना होती तो इतिहास कुछ और होता। ये इतिहास की बहुत बड़ी भूल थी। ऐसे ही मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब पानीपत की द्वितीय लड़ाई हो रही थी और हेमू जीत की ओर बढ़ रहा था, उसी समय उसकी आंख में तीर लग जाता है और अकबर, जो कि बिल्कुल उसके पैर उखड़ गए थे, युद्ध उसके पाले में आ जाता है और वह जीत जाता है। पानीपत के द्वितीय युद्ध से ही मुगलों की नींव पुनः इस भारत में पड़ गई। यदि वो तीर ना लगता तो 100% हेमू ही जीतता पानीपत की द्वितीय लड़ाई, और फिर अकबर यहाँ से भाग जाता और मुगलों का शासन यहाँ पर नहीं होता, क्योंकि हेमू ही एक अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने इनसे लड़ाई लड़ी। तो ये युद्ध भी बड़ा निर्णायक युद्ध माना जाता है मध्यकाल में। तो इस तरह से यहाँ पर इस मध्यकाल में जो 750 से और 1000 बीच में जो और राजा थे उनका विवरण हमें इतिहास में नहीं मिलता। अभी उनकी रिसर्च है, कुछ प्रमाण हमें नहीं मिलते, इसलिए वो सिलेबस में भी नहीं है। इसी बीच में थोड़ा सा विवरण हमें मिलता है बख्तियार खिलजी के द्वारा। जो हमारे मंदिर थे वो लूटे गए, उन्हें तोड़ा गया, और कुछ विद्यालय भी तोड़े गए, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, दोनों विश्वविद्यालयों को जो ध्वस्त किया था वो बख्तियार खिलजी ने किया था 12वीं शताब्दी में। उसके प्रमाण हमें मिलते। तो ये अगर काम नहीं किया जाता तो हमारे यहाँ उस समय संस्कृत में शिक्षा दी जाती थी, वेदों को पढ़ाया जाता था, और यदि ये वेद पढ़ाए जाते और संस्कृत शिक्षा रहती तो हमारा भारत बहुत विकसित होता। यदि यहाँ मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर नहीं आते तो हमारे देश की व्यवस्था नहीं बिगड़ती, हमारे देश का खान पान नहीं बिगड़ता, हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो नहीं बिगड़ती, और जब वो नहीं बिगड़ती तो हमारा सिस्टम बहुत अच्छा होता और हम सिस्टम में आगे गति करते हुए जो आधुनिकता की दौर में आज ब्रिटिशर्स हैं वो आज भारत होता। क्योंकि भारत के ग्रंथों में
वे बातें लिखी हुई हैं जो अंग्रेज़ लोगों ने उनका अध्ययन किया और फिर उन पर ही वो आगे चले और आधुनिकता में उन्होंने काफ़ी रिसर्च की। हमारे यहाँ जो न्यूटन का सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण, आर्यभट्ट ने उस समय कर दिया था। पाई की खोज आर्यभट्ट ने उस समय कर दी थी। दशमलव प्रणाली की खोज आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। वराहमीर द्वारा, जहाँ इस समय कुतुब मीनार है, वहाँ मंदिर थे, 27 हिंदू जैन मंदिर थे वहाँ। और वहीं पर एक वेद, जो खगोलीय वेदशाला भी थी जिसमें वराहमीर रहते थे, उन सब को तोड़ा गया और वहाँ पर ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा वहाँ कराई गई। बाद में फिर वहाँ दरवाज़ा वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। इस तरह से ये हमारी संस्कृति को डैमेज करने का जो कार्य किया गया वो इस मध्यकाल इतिहास में ही मिलता है। मध्यकाल इतिहास में हमारी संस्कृति को डैमेज करने का एक सबसे बड़ा कारण केवल एक ही था कि ये लोग जिहादी मानसिकता के थे। ये अपने जिहादी प्रभाव को बनाना चाहते थे, क्योंकि कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपने धर्म को बढ़ाने के लिए आप जिहाद करें। तो ये उसको अपने धर्म का कार्य मानते हैं। इसलिए उस जिहादी मानसिकता को पूरा करने के लिए ये लोग दूसरों के मंदिर और जो विद्यालय थे उन्हें तोड़ते थे और अपना वहाँ परचम लहराते थे। ये इनकी मानसिकता थी और वही मानसिकता आज के मुस्लिम लोगों में काफ़ी हद तक दिखाई देती है, जिसकी वजह से ये लड़ाई और झंझट और ये जो घटनाएं होती हैं ये सब उसी का परिणाम है। आज बांग्लादेश को देख लो, वहाँ सरेआम ये नारा लगाया जाता है कि हिंदुओं को ख़त्म कर दो और काफिरों को समाप्त कर दो, उनकी गर्दन काट दो। सरेआम यूट्यूब पर उपलब्ध है उनके वीडियो। तो जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक आप शांति और अमन चैन से इस दुनिया में नहीं रह सकते। तो ये पुराने 1000 वर्ष पुराने भारत में जीते, इन्हें लोकतंत्र का ज्ञान ही नहीं है। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र में सभी को जीने का अधिकार है, ये जानते ही नहीं है। तो इसको जानने की अत्यधिक आवश्यकता है, तभी शांति संभव है। तो ये मध्यकाल संबंधी कुछ जानकारी ऐसी थी। अब मिहिर भोज के बाद इस वीडियो को अधिक से अधिक आप सुनें, शेयर करें और बच्चों को शेयर करें जो इस लेक्चर का लाभ लें। इससे उनका कंसेप्ट क्लियर होगा। अधिक से अधिक पढ़ने वाले बच्चे इसका उपयोग लें।